नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह तीन बातें आज। संविदा पर सैनिक रखने के खतरे। नंबर 2, भारतीय अरबपतियों की चांदी। और नंबर 3, क्यों रोके जा रहे हैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। इस पे आगे चर्चा करूं उससे पहले आपसे एक आग्रह कर लूं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हमारी चौथी वर्षगांठ भी है। हमने 4 साल पूरे किए। 7 अप्रैल 2018 से शुरू हुआ सफर आज 4 साल पूरे हुए। आज हम लोगों ने दिन भर एक टॉकथॉन भी चलाया। अगर चाहेंगे तो उसमें देखेंगे, बहुत सी जानकारियां उसमें मिलेंगी आपको। और अगर हो सके तो चैनल को की मेंबरशिप भी ले लीजिए। आपकी मेंबरशिप ले लेने से हमें एक आर्थिक सहयोग मिलता रहता है, जिससे हमें चैनल अब निर्बाध गति से चलाने में दिक्कत नहीं होती है। अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार भी हमारी सहायता कर सकते हैं। उसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सबसे पहले संविदा पर सैनिक रखने के खतरे। आज एक बड़ी सूचना आई है सरकार की तरफ से कि अब सेना भर्ती में अग्निपथ प्रवेश योजना, नाम सुन लीजिए, अग्निपथ प्रवेश योजना। और कौन वो किए जाएंगे इस अग्निपथ में? रिक्रूट किए जाएंगे अग्निवीर। तो नाम दिया गया है, सैनिक भर्ती हो रहे हैं जिनको अग्निवीर का नाम दिया गया है। इस समय करीब 1.25 लाख वैकेंसीज हैं फौज के तीनों अंगों में, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में। और कोविड के कारण पिछले 2-3 वर्षों से भर्ती रुकी हुई थी। जो भी व्यक्ति गांव जाता हो या गांव से जिसका नाता हो, वो देख सकता है कि बहुत से, आप किसी भी गांव में सुबह या शाम कभी भी चले जाइए, बहुत से युवक, नौजवान आपको दौड़ते हुए, कुछ कसरत करते हुए, कुछ वो करते हुए आपको सड़कों पे खूब दिखेंगे। ये सब लोग उस भर्ती की तैयारी में रहते हैं कि सेना की, फौज की भर्ती आएगी, उसमें फिर हम अप्लाई करेंगे। उसकी तैयारी आप हर जगह देखते हैं। 2-3 साल से भर्ती नहीं हुई है, किसी लोगों को परेशानी है, तो सरकार के ऊपर प्रेशर था। सरकार ने उसका एक नया वो निकाला, अग्निपथ, अग्निवीर। वो कहना यह है कि इसकी 2 साल से इस तरह की तैयारी चल रही थी। जो सरकार की तरफ से अभी सूचनाएं आई हैं उसके अनुसार इनकी एक बहुत टफ ट्रेनिंग होगी। फौज में जा रहे हैं तो ट्रेनिंग तो टफ होगी। और फिर इनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट, ये दोनों वो जगह हैं जो थोड़ी सेंसिटिव हैं, जहां बॉर्डर्स हैं और थोड़ा टेररिस्ट एक्टिविटी का या एक्सट्रीमिस्ट की बातें हैं। और इनको स्पेशलाइजेशन इनका रहेगा टेररिस्ट हैंडलिंग, दूसरा रहेगा खुफिया जानकारी जुटाने की, और सूचना टेक्नोलॉजी, ये इसमें भी इनके महारत हासिल रहेंगे। लेकिन जो एक चीज अटपटी सी है और जो मेरे गले नहीं उतर रही है, वो है कि इनको 3 साल बाद ये रिटायर कर दिए जाएंगे, या इनकी सेवा 3 ही साल के लिए है। तो संविदा पे, एक तरह संविदा मत बोलिए, उसका नाम जो भी लीजिए, लेकिन इट इज अ 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट ओनली। ऐसा भी कहा गया है कि कुछ अग्निवीरों को स्थायी सेवा में भी शामिल किया जा सकता है। और ये कहा जा रहा है कि उसके बाद ये सब लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में सबको जगह मिल जाएगी। कॉर्पोरेट सेक्टर में कौन सी नौकरी अभी नई आ रही है, ये आपको भी देखने की बात है, क्योंकि नौकरी कहाँ पड़ रही है, कहाँ कम हो रही है, ये जरा देखने की बात है। इसका जो सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है कि इसकी हाइलाइट्स हैं, कि एक तो वो कह रहे हैं कि एवरेज एज फौज की कम हो जाएगी। अरे तो वो तो अगर आप रेगुलर वाले को भी लोगे तब भी कम हो जाएगी एवरेज एज। अगर 1.25 लाख लोगों को भर्ती कर लीजिए तो एवरेज एज तो कम ही होगी। मतलब अग्निवीर से एवरेज एज कम हो जाएगी, ये लॉजिक अभी समझ में नहीं आई। खैर, दूसरा सरकार कह रही है कि इसका एक बहुत बड़ा, हम लोगों ने सोचा है कि इससे पेंशन और पीएफ का बोझ नहीं पड़ेगा सरकार के ऊपर। मतलब इसका मतलब वो 3 साल बाद ये लोग पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब मैं जरा आ जाऊं कि ये फौज की भर्ती की प्रक्रिया में बहुत से लोग, मेरे घर में मेरे भाई, मेरे बहनों भी फौज में थे, मैं भी फौज का इंटरव्यू दिया, क्लियर कर लिया था बेंगलोर में। फिर मैं वो सिस्टोलिक मर्मर, हार्ट में मर्मर था, उसकी वजह से मेडिकली मुझे रिजेक्ट किया गया था। लोग फौज में क्यों जाते हैं? मेरे हिसाब से अगर पहला है तो देश प्रेम तो है ही, इसमें कोई दो नहीं, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ भी है। देश पर जान न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। तो देश पर जान न्यौछावर करने को, अपनी जान देने को, बलिदान देने को, आप खून, आप लोगों से किसी से कहिए कि उनको फलाना को खून देना है 1 बोतल,
मैं दावे से कह सकता हूं 10 में से 8 लोग कुछ ना कुछ बताएंगे कि मुझे ये बीमारी है, मेरे हार्ट दिक्कत है, मेरे पापा को मैंने अभी दिया था, मैंने अभी अपने चाचा को दिया था। वो निकल लेंगे सिर्फ एक बोतल खून चढ़ाने में। आप किसी व्यक्ति की देश के लिए मर मिटने की कमिटमेंट ले रहे हैं, तो वो क्यों तैयार रहते हैं इसको करने को? सबसे पहली बात होती है सर्विस रूल्स और सर्विस कंडीशंस। सर्विस रूल ऐसे होते हैं, सर्विस कंडीशंस ऐसी होती हैं कि उनको लगता है कि अगर शहीद भी हो गए तो मेरे बाद मेरे परिवार का, मेरे पास पेंशन इतनी है, मेरा परिवार का है, उसकी देखभाल ठीक से हो जाएगी। ये ड्राइविंग फोर्स होता है देश प्रेम के अलावा, देश प्रेम के अलावा। दूसरा होता है वर्दी की एक आन बान शान होती है, वर्दी की एक वो होती है, वो आप 3 साल में ही उसकी वर्दी उतरवा देंगे। अब ये जब कहा जा रहा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो मैं एक बहुत बेसिक बात कह रहा हूं। मैं अपने, हालांकि ये लोग तो सैनिक हैं, मेरे भाई फौज में थे, मेरे बहनों भी फौज में थे, अफसर हो के इन लोग अफसर थे, लेकिन इन लोग ने उसके बाद कोई दूसरी नौकरी नहीं की, क्योंकि इनका एक, अच्छा ये इन्फेंट्री ऑफिसर थे, आर्टिलरी ऑफिसर थे, ये मतलब फाइटिंग आर्म वाले लोग थे। इन लोगों की एक ठसक भी होती है कि आई हैव वेयर्ड अ सुपीरियर यूनिफॉर्म। मैं अब सुपीरियर यूनिफॉर्म पहनने के बाद अब कोई मुझसे कहे कि कोई दूसरी यूनिफॉर्म पहनो, तो मैं दूसरी यूनिफॉर्म नहीं पहन सकता हूं। ये एक फौज के अफसर की ठसक होती है, जो अफसर हो चाहे सैनिक हो, एक जनरल ये होता है। अब ये 3 साल के बाद तो कॉर्पोरेट सेक्टर में आ जाएंगे। अब कॉर्पोरेट सेक्टर में आ जाएंगे तो वहां इनके, अब वहां तो क्या काम करेंगे, किसके लिए काम करेंगे? अब मालूम नहीं कौन फौजी है, क्योंकि ये एक फौजी का एक तमगा जो है वो इस देश में बड़ी बात होती है। ये इसमें एक और चीज बताया जा रहा है कि बहुत से फौजी इसमें बहुत खुश हुए हैं, बहुत अच्छी खबर है फौजियों को। ये कौन फौजी लोग हैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज है देश की सुरक्षा की दृष्टि से। इस देश के सीडीएस रावत साहब एक एक्सीडेंट में, बहुत दर्दनाक एक्सीडेंट में 8 दिसंबर 2021 में उनकी मृत्यु हुई है। आज 3 महीना, 4 महीना अब तो हो जाएगा, 4 महीना होने को आ रहे हैं, अभी तक उनका रिप्लेसमेंट नहीं किया गया है। मतलब रिप्लेसमेंट इन द सेंस कि कोई सीरियस अपॉइंट नहीं है। इस देश का सर्वोच्च अधिकारी जो सेना का है, वो आप पिछले 4 महीने से उस जगह को खाली रखे हुए हैं। ये उचित है? ये खिलवाड़ नहीं है आपकी सेना के साथ, आपकी सुरक्षा के साथ। खैर, मुझे जो इससे खतरा नजर आता है कि इससे खतरे क्या क्या हैं, क्योंकि आप इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं टेररिस्ट हैंडलिंग की। मुझे ऐसा लगता है कि इनको कॉर्पोरेट में जो भी ऑफर मिलेगा, क्योंकि अब आप यहां पेंशन नहीं दे रहे हैं तो कॉर्पोरेट वाले भी कुछ संविदा विदा, अब तो हर जगह संविदा पे रखा जाता है, कॉर्पोरेट भी कोई एब्जॉर्ब तो करता नहीं। अब संविदा सारे कॉर्पोरेट में, चाहे बैंक हो चाहे कोई हो, वो अब सब लोग संविदा पे रखते हैं। मुझे एक खतरा यह है कि ये चूंकि टेररिस्ट हैंडलिंग और इस तरह की इनकी ट्रेनिंग हो चुकी होगी, ये लोग कहीं ऑर्गेनाइज क्राइम की तरफ ना बढ़ जाएं। आपको याद है एक समय जब बीहड़ में ये डाकू वो होते थे, ये ज्यादातर फौज से जब लोग लौटते थे, कम उस समय और कम ड्यूरेशन होता था, फौज से लौट के बहुत से वो, उनको जब वहां पे उनकी सोशल सोसाइटी में अपनी समस्याएं होती थी तो वो डाकू हो जाते थे। ये ऑर्गेनाइज क्राइम का मुझे एक लगता है कि ये लोगों को वहां डाइवर्ट ना हो जाए। दूसरा भी एक खतरा है, जैसे पुलिस में एक रेगुलर जॉब है, लेकिन वो किसी ने अपना बुद्धि लगाई थी कि नहीं नहीं, उनकी जगह एक काम करते हैं ना, डेली वेजेस टाइप रख लेते हैं। उसका नाम क्या रखते हैं? उसका नाम हाई होमगार्ड कर देंगे। आज उत्तर प्रदेश में करीब 1 लाख के करीब होमगार्ड काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से। अगर पुलिस में इतनी रेगुलर वो दो, आप तो उनको भर्ती करिए, लेकिन नहीं नहीं, वो उनको रखा जाएगा वही इनको पेंशन नहीं देना होगा, इनको पीएफ। मतलब ये एक अजीब सी लॉजिक है इस देश में। तो उस रेगुलर की जगह संविदा पे लोग रख लिए जाते हैं। और होता क्या है होमगार्ड का? सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन अगर आप पुलिस में देखेंगे तो होमगार्ड का होता है। घर में कपड़े धोने से लेके, मैं बाकी नहीं कह रहा हूं किसके कपड़े धोते हैं और क्या धोते हैं, से लेके जो घूस की वसूली भी होती है ना, वो होमगार्ड से करवाते हैं कि मैं ना पकड़ा जाऊं। होमगार्ड से सारे, जिसको कहते हैं ऑल डर्टी जॉब्स। तो यहां पे भी उनका ये एक्सप्लॉयटेशन होगा, आप इसको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि जिसको 3 साल के लिए रखे हैं और उसमें एक क्लॉज ये डाल दिए कुछ लोगों को हम रख लेंगे, तो दे विल बी ऑलवेज ऑन देयर टोज। आप उस अफसर, उस जो भी उसका महकमा, उसके रहमो करम पे होंगे।
तो अब जो सही गलत जो भी काम होगा आप करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत चिंतित हैं देश के सेना के प्रति, देश के, एक काम कर दीजिए, क्वालिटी ऑफ देश में सेना के प्रति लोगों का सम्मान बढ़ जाएगा, सेना के प्रति जो लोगों की एक कुछ गलत फहमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। सिर्फ एक काम कर दीजिए, आप 2 साल से इस पे मनन कर रहे हैं ना, एक वो ले आइए कि भाई आज के बाद अगले 2 इलेक्शन बाद, मान लीजिए वो जो भी आप एक इलेक्शन कर लीजिए कि अगले 2024 के इलेक्शन के बाद जो 2029 का इलेक्शन होगा, और कोई कैंडिडेट अगर 30 साल से कम का होगा वो फौज में जरूर काम किया हो, शॉर्ट सर्विस कमीशन देके 5 साल के दीजिए ना उसको। या इसी तरह की यही, अगर मान लीजिए हर एक आदमी भाई अफसर नहीं बनेगा तो यही अग्निवीर उसको बनाइए ना 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, जाके जरा सेवा करके आए देश की, तब एमपी बने। आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है तो भैया पहले 3 साल 5 साल शॉर्ट सर्विस कमीशन करो, उसी रूट से हम तुम्हें लेंगे। जब एक बार वर्दी पहन के ये खतरा रहेगा ना कि जान जा सकती है, तो देखेंगे कितने ये जो रणबांकुरे हैं जो आज उन सेना के जवानों की तकदीर लिखते हैं और इस तरह के निर्णय लेते हैं, वो क्या निर्णय लेंगे। कर दीजिए ना कंपल्सरी मिलिट्री फॉर एनी सरकारी नौकरी, वन मस्ट डू उसको फौज की नौकरी करना आवश्यक है, इंक्लूडिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस कंट्री। आज से 10 साल बाद उसको लागू कर दिए कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद जो भी होगा उसको ये करना होगा, करिए लागू। अब मैं बात दूसरी कर रहा हूं कि भारतीय अरबपतियों की चांदी, छोटी बात है, अरबपति तो यहां 2 ही हैं, उसके अलावा कोई है नहीं। आज फोर्ब्स ने 2022 के अमीरों की, दुनिया के सबसे अमीरों की सूची जारी की है। अंबानी जी, हमारे मुकेश जी 10 नंबर पे हैं, अडानी जी 11 नंबर पे हैं। ईश्वर ने चाहा, ईश्वर ने नहीं, ईश्वर तो गलत मैंने कर दिया, पार्टी ने चाहा, साहब ने चाहा तो उनको धक्का देके अब दोनों लोग अगले 2, 4, 5 में भी आ जाएंगे। और अगर 24 में इलेक्शन सब ठीक ठाक रहा तो हो सकता है 1 और 2 नंबर पे यही दोनों लोग विराजमान हो जाए फोर्थ में, वो दिन दूर नहीं। हिंदुस्तान एक अकेला देश है पूरी दुनिया में जहां पे अरबपतियों की, बिलियनियर्स जिसको बोलते हैं, की संख्या बढ़ी है। हम पिछले साल 140 थे, कोरोना के दौरान ये अकेला देश है, अब 166 हुए, 29 कुछ नए लोग इसमें शामिल हुए हैं। इन जो ये 166 जो अरबपति लोग हैं, इनकी हिंदुस्तान की कुल संपत्ति इनके पास 57,58,000 करोड़ है, 57.58 लाख करोड़। हिंदुस्तान का जो टोटल बजट है वो करीब 34-35 लाख रुपए का होता है टोटल बजट, जिसमें अर्निंग्स भी होती हैं, इनकम भी होती है, लोन भी होता है, कर्जा भी होता है। वो करीब एक साल में हिंदुस्तान का बजट है। इन लोगों के पास, इन 166 लोगों के पास 57.58 लाख करोड़ की संपत्ति है। दुनिया में बिलियनियर्स की संख्या घटी है पूरी दुनिया में पिछले 1 साल में। इस मैं जो करस्पॉन्डिंग है जिसकी बात मैं अभी कर रहा हूं, अब इस समय 2668 टोटल बिलियनियर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पिछले साल के मुकाबले 87 कम। और देश में तो ये, जैसा मैंने कहा कि अगर इसी तरह से चलता रहा, 2024 भी अगर सब कुछ हमारे इन लोगों के हिसाब से हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब 1 नंबर और 2 नंबर पे हमारे देश के दोनों अरबपति लोग आ जाएंगे। तीसरी बात मैं जल्दी से बता दूं कि क्यों रोके जा रहे हैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, क्या खतरा आपको लग रहा है। राना अयूब थी जिन्होंने गुजरात फाइल्स लिखी थी, फिर उन्होंने, गुजरात फाइल्स अभी भी है, मतलब आप चाहिए तो अमेजोन से या कहीं से मंगा के पढ़ लीजिए, बहुत रिवीलिंग चीजें हैं, बहुत साफ साफ चीजें हैं, साफ साफ उंगली दिखाई जा रही है कि किसने क्या कराया था। उसकी राइटर थी राना अयूब, वो विदेश में उनका लेक्चर था कहीं, वो जा रही थी अभी कुछ दिन पहले, उनको बंबई एयरपोर्ट पे रोक लिया गया कि नहीं आप जा नहीं सकते, आपके अगेंस्ट लुकआउट नोटिस है। लुकआउट नोटिस क्या है, उन्होंने कुछ, क्या आपने चंदा लिया था, वो लिया था, वो गैर कानूनी था, जो भी हुआ, कोर्ट में गई, कोर्ट ने कहा कि नहीं ये सब बकवास बात है, इनको जाने दो, तुमको जाने दिया गया। अब एक दूसरे सज्जन है आकार पटेल, वो एमनेस्टी इंटरनेशनल के हिंदुस्तान के हेड हुआ करते थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल जो भी है वो तो भाई मानवाधिकार की बातें करते हैं, तो उससे तो खुंदक होगी इस सरकार की, बाकी किसी से हो ना हो। तो अब उनसे खुंदक थी, वो बेचारे बेंगलोर से कहीं विदेश उनको जाना था तो बेंगलोर में रोक लिएगा कि आपके अगेंस्ट लुकआउट नोटिस है, सीबीआई ने कहा। तो वो फिर कोर्ट गए,
कोर्ट ने फिर कहा कि ये सब क्या तमाशे कर रहे हो। कोर्ट ने डांट भी लगाई, और केवल डांट ही नहीं लगाई, उनका जो टिकट था 3,80,000 रुपए का जो वेस्ट हो गया था, वो उन्होंने उस आयोग की जब में किया कि आप ये टिकट अपनी जेब से या जिसकी भी जो भी सरकारी उसकी उस जेब से करके इनको आप इस टिकट का बंदोबस्त करेंगे। मेरा सिर्फ कहना यह है कि अगर इस देश में कोई मानव अधिकार की बातें कर रहा है, तो आपको अगर अच्छी नहीं लग रही है, तो आपको क्या लगता है वो विदेश जाके आपकी बड़ी, मतलब आप ये क्या करना चाह रहे हैं? आप अपनी इमेज और खराब कर रहे हैं। जैसे आज सुबह ही मैं जब बात हो रही थी, किसी ने कहा कि जब आपने वो जो एक पत्रकार था ना मिर्जापुर में, जिसने नमक और रोटी वाली बात छाप दी थी और आपने उसको जेल में बंद कर दिया था, तो वैसे तो मामला अगर आप जेल में नहीं बंद करते, आई गई कहीं छोटी होती, लोग पढ़ते भी नहीं। अब वो इंटरनेशनली उस बात की बार बार चर्चा होती है। तो थोड़ा संवेदनशील बनिए, थोड़ा सहिए, उससे आपको लगेगा कि आपका कोर्स करेक्शन कीजिए। उसको कोई अपनी ये मत करिए कि कोई आप में वो निकाल रहा है, कोई खराबी निकाल रहा है, गलती भी नहीं निकाल रहा है। अरे कोर्स करेक्शन हो सकता है, रास्ता थोड़ा लंबा जा रहा है, और सीधे चले जाएंगे अगर इन लोगों की बात सुनेंगे। चलिए, सेना की बात से लेकिन मैं अभी भी आहत हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो सेना के जो लोग हैं, उनको अपनी तरफ से व्यूज लिखने चाहिए, बताना चाहिए कि ये एक सेना में 3 साल के लिए जो संविदा पे लोगों को रखना मेरे तो गले नहीं उतर रहा है। थैंक यू सो मच।